जैसे देश आजाद हुआ तो वो जज बन गए। अब दादाजी बैरिस्टर थे, पिताजी जज थे, खुद भी जज बन गए, तो वो आम भारत की आम समस्याओं से बिल्कुल वो दूर हैं, कटे हैं, उनको पता ही नहीं है। भाई दादाजी के समय से पुलिस मिली हुई थी, तो खेलने जा रहे हैं तो भी 4 पुलिस वाले जा रहे हैं। कभी सब्जी खरीदने गए नहीं, मार्केट कभी गए नहीं, कुछ देखा नहीं कि एक्चुअल में भारत में संस्कृति क्या है, भारत का कल्चर क्या है, भारत का त्योहार कैसा है। उन्होंने तो पढ़ाई हुई कॉन्वेंट स्कूल में, दादा से लेकर आज तक लगातार पुलिस की सुरक्षा के घेरे में थे, जिसको कोजी क्लब कहते हैं, तो कोजी क्लब में थे, तो आम जनता के बीच में से गए नहीं, तो उन्होंने संविधान का इंटरप्रिटेशन वैसे ही किया जैसा उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा या बाहर जाके पढ़ा। तो उन्होंने क्या कर दिया, सबसे बड़ा बेड़ा गर्क ये कर दिया कि धर्म को रिलीजन समझ लिया और रिलीजन को धर्म समझ लिया। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिसकी प्राइमरी ड्यूटी है संविधान का इंटरप्रिटेशन करना, उन्होंने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया, जबकि सच्चाई है धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। मेरी पीआईएल है, आप लोग गूगल करिएगा, धर्म और रिलीजन। अभी केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सबको नोटिस जारी हुआ है। मैंने कहा पहले बेसिक चीज तो बता दीजिए, धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। हमारे बच्चों को यही नहीं पता, तो कम से कम एक डायरेक्शन दे दीजिए कि शिक्षा मंत्रालय प्राइमरी के सिलेबस में एक चैप्टर तो डाल दे, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। यही नहीं पता। प्राइमरी वाला पढ़ लेगा तो बड़ा होकर भी उसको कभी भूलेगा नहीं, इसलिए ऐसी चीजों को प्राइमरी में डालना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमारे देश में समस्या यह हो रही है, हम समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं, उसके मूल कारण, स्थायी समाधान पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। आपके पेट में कैंची डाल के छोड़ दिया, अब आपका पेट दर्द हो रहा है, आप चिल्ला रहे हो कैंची पड़ी है, कैंची पड़ी है, कैंची पड़ी है, पेट दर्द हुआ जा रहा है। पेट दर्द कब बंद होगा, जोर से बोलिए जरा। एक बार दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उस कैंची को निकालना पड़ेगा, तब जाके पेट दर्द बंद होगा। उसके पहले हो सकता है क्या? चिल्लाने से पेट दर्द खत्म हो सकता है? हाँ जी, पेट दर्द पे हो सकता है क्या? भारत में अगर आप सोशल मीडिया देखिए, समस्या जीवियों से भरी हुई है। समस्या जीवी मतलब जैसे आंदोलन जीवी होते हैं ना, हर छोटी छोटी बात पे जंतर मंतर पहुंच जाते हैं, ऐसे समस्या जीवियों सुबह से लेकर शाम तक तो समस्या दिखाते रहते, बताते रहते हो, सर्कुलेट करते रहते। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आप टीवी खोल के देख लीजिए, न्यूज चैनल, सुबह से शाम तक समस्या 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 समस्या। यहां भगदड़ हो गई, यहां काला जादू हो गया, यहां अंधविश्वास हो गया, यहां बलात्कार हो गया, यहां हत्या हुई, यहां फिरौती हुई, अवैध हथियार पकड़ा गया, ये पकड़ा गया। मूल कारण क्या है? अस्थायी समाधान क्या? नहीं। आ जाओ अपने विधानसभा में, आपकी विधानसभा में पिछले 10 वर्षों में या पिछले 20 वर्षों में किस समस्या के मूल कारण अस्थायी समाधान पर चर्चा हुई? याद है आपको कोई? बताइए जरा, है कोई एक? आप मुझे एग्जाम्पल बताइए कि इस समस्या पे एक दिन चर्चा हुई थी, उसके रूट काज पे चर्चा हुई, उसके परमानेंट सोल्यूशन पे चर्चा हुई। चलो बाकी छोड़ दो। लोकसभा में किसी समस्या के रूट काज, परमानेंट सोल्यूशन पे चर्चा हुई तो आप बता दो। हाँ, बतौलेबाजी होती है, तू में होती है, आरोप प्रत्यारोप होता है, नूरा कुश्ती होती, सब कुछ होता रहता है। हिंदू हिंसक है, फलाना है, ठिकाना है, मतलब दुनिया भर की बातें होती रहती। बड़ी चालाकी से एक स्टेटमेंट दिया, हिंदू हिंसक है और पूरे देश में शांति है। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था। क्यों? अगर कह देते ब्राह्मण हिंसक है तो देश भर में कम से कम 1-2 लाख तो ब्राह्मण निकल ही आते सड़क पे। अगर कह देते क्षत्रिय हिंसक है तो देश भर में कम से कम 10-20 लाख क्षत्रिय तलवार लेके, लाठी डंडा लेके सड़क पे आ जाते। कहते बनिए हिंसक है और कुछ नहीं करते, कम से कम व्यापारी संगठन सड़क पे आ जाते। दलित हिंसक है तब तो पूछो नहीं क्या होता। तो बड़े चालाकी शब्द क्या यूज किया? हिंदू हिंसक है। अब उन्होंने कह दिया हिंदू हिंसक है, ब्राह्मण सोच रहा है हिंदुओं की बात हो रही, हमारी थोड़ी बात हो रही। क्षत्रिय सोच रहा है हिंदू हिंसक होता, हम थोड़ी हैं। समझ रहे हैं आप कैसे हमें मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया? एक व्यक्ति इतना बड़ा स्टेटमेंट दे के चला गया हिंदू हिंसक है, और उस मंद बुद्धि आदमी को पता ही नहीं है कि अगर भारत में यह संविधान चल रहा है तो केवल हिंदुओं के कारण चल रहा है।
भारत में लोकतंत्र है तो केवल हिंदुओं के कारण है, नहीं तो इलेक्शन कमीशन के पास सेंसिटिव डेटा का बूथ होता है, उठा के देख लीजिए, मैं कोई बात बिना फैक्ट के नहीं कहता हूं। इलेक्शन कमीशन के पास सेंसिटिव डेटा का बूथ होता है, उठा के देख लीजिए। 99% सेंसिटिव बूथ वो कहे जाते हैं जहां हिंदू कम होता है। हिंदू मेजॉरिटी वाला बूथ कभी सेंसिटिव बूथ नहीं होता, हिंदू माइनॉरिटी वाला बूथ ही सेंसिटिव बूथ होता है। इलेक्शन कमीशन का आंकड़े देख लीजिए। हिंदू हिंसक होता तो दुर्योधन का ननिहाल गंधार आज भी गंधार होता, वो अफगानिस्तान नहीं बनता। हिंदू हिंसक होता तो राजा भरत का ननिहाल कैकेय, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो कभी पाकिस्तान नहीं बनता, आज भी वो कैकेय होता। हिंदू हिंसक होता ईस्ट बंगाल, आज भी ईस्ट बंगाल होता, वो बांग्लादेश नहीं बनता। हिंदू हिंसक होता तो वेस्ट पंजाब, आज भी वेस्ट पंजाब होता, वो पाकिस्तान नहीं होता। हिंदू हिंसक होता तो कश्मीर से पलायन नहीं करता, हिंदू हिंसक होता नागालैंड से पलायन नहीं करता। हिंदू हिंसक होता मणिपुर से पलायन नहीं करता, हिंदू हिंसक होता मेघालय से पलायन नहीं करता। हिंदू हिंसक होता तो भारत के 9 राज्यों से खत्म नहीं होता। हिंदू हिंसक होता तो भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी नहीं बदलती। हिंदू हिंसक होता तो भारत की 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी नहीं बदलती। हिंदू हिंसक होता तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने की हिम्मत नहीं पड़ती। हिंदू हिंसक होता तो एक भी रोहिंग्या नहीं आता। हिंदू हिंसक होता तो एक भी धर्मांतरण नहीं होता। हिंदू हिंसक होता तो एक भी घुसपैठ नहीं होती। और वास्तव में हिंदू हिंसक होता तो भारत में राम राज्य होता। अब हिंदू हिंसक नहीं है, वो अधर्म का नाश करना छोड़ चुका है, इसलिए अब संविधान की व्यवस्था में यह काम शासन का है कि शासन अधर्म का नाश करने के लिए कानून बनाए। चूंकि भारत में कानून का राज है, राजतंत्र तो है नहीं कि भाई सेना भेज दो, 4 6 10 सैनिक भेज दो, जहां कुछ गड़बड़ हो रहा वहां उनको पकड़ो पीटो पाटो, ये तो हो नहीं सकता। सब कुछ कानून के माध्यम से होना है, और कानून के माध्यम से होना है, और कानून घटिया है, तो इसलिए हिंसा खत्म नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ गला काट के जो हत्याएं हुई हैं उनका नाम बता रहा हूं। राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा की हुई, ध्रुव त्यागी की हुई, चंदन गुप्ता की हुई, बंधु प्रकाश की हुई, रचित जाट की हुई, प्रियंका रेड्डी की हुई, अंकित शर्मा की हुई, दिलवर नेगी की हुई, हिना तलरेजा की हुई, ट्विंकल शर्मा की हुई, किशन भरवाड़ की हुई, अंकित सक्सेना की हुई, कमलेश तिवारी की हुई, निकिता राजपूत की हुई, कन्हैया लाल की हुई, उमेश कोल्हे की हुई, नेहा की हुई। ये जितनी हत्याओं का मैं नाम ले रहा हूं, इन पे गला काट काट के 10 टुकड़े 20 टुकड़े करके भेजे गए। मैं ऐसे कुछ नाम ले रहा हूं जो बाद में या तो फ्रिज में मिली या तो सूटकेस में मिली। उर्वी, मानसी, रूबी, ममता, रविता, अंजलि, ममता, निधि, अदिति, आद्या, अमृता, अभिलाषा, भावना, वीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इशिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता। मैं वो नाम ले रहा हूं जिनके लिए बाकायदा ट्विटर पे ट्रेंडिंग हुई थी। अगर हिंदू हिंसक होता तो जो मैंने नाम लिया है, इनके परिवार के लोग खून के बदले खून कर चुके होते। किया क्या? किससे आशा लगा के बैठे हुए हैं? कोर्ट से। कोर्ट से न्याय मिला क्या? नहीं। क्यों नहीं मिला? कानून घटिया, न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है। अगर पहले वाले ने जब किया, आज के 10-12 साल पहले लखनऊ में कमलेश तिवारी की जब गला काट के हत्या हुई थी बहुत ब्रुटल तरीके से, उसी समय वो 4-5 जितने पकड़े गए थे 1 साल के अंदर फांसी दे दिया होता तो आज खौफ पैदा होता कि नहीं? नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब समय आ गया है अधर्म का नाश करने के लिए कठोर दंड व्यवस्था बनाई जाए। नहीं तो जब तक वो व्यवस्था नहीं बनाएंगे तब तक राम राज्य स्थापित करना, विकसित भारत का निर्माण करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। इस समय भारत के मेट्रो शहरों में 80 साल से ऊपर कोई जा ही नहीं रहा है। यह सर्वे बता रहा है कि हर साल 12,000 लोग दिल्ली में एयर पोल्यूशन से मर जाते हैं। बाकी वाटर पोल्यूशन कितने मरते हैं, बाकी नकली सब्जी खा के कितने मरते हैं, नकली दूध पी के कितने मरते हैं, उसका भी डाटा नहीं आया। यह आया है कि एयर पोल्यूशन से 12,000 लोग मरते हैं। दिल्ली में रहने वालों की उम्र 12 साल कम हो चुकी है। यह भी सर्वे आ चुका, बाकायदा साइंटिफिक इसका डेटा आया कि हमारी उम्र 12 साल कम हो चुकी है। हम अगर बाहर रहते 90 साल जीते, हम दिल्ली में रहते हैं इसलिए हम 78 साल जिएंगे। यह सर्वे आ चुका है। क्यों?
क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं। चीन, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 45,000 बच्चे पैदा होते हैं पर डे। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 45,000 बच्चे पैदा होते हैं। भारत का क्षेत्रफल चीन का 1/3 है, यहां 90,000 बच्चे पर डे पैदा होते हैं। 90,000, 90,000 का मतलब 3.25 करोड़ साल भर में। नतीजा क्या हो रहा है? सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देती है, तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। तो टैक्स पेयर टैक्स दे दे के परेशान है, मिडिल क्लास इनकम टैक्स दे के परेशान है, व्यापारी वर्ग जीएसटी, टीडीएस, वैट, बाकी और टोल टैक्स, रोड टैक्स सब दे दे के परेशान है। और फिर भी बेघरों की संख्या कम नहीं हो रही। क्यों? कि जब तक 2 करोड़ घर बनता है, तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो गए। बेरोजगारों की संख्या कम नहीं हो रही है, क्योंकि जब तक 2 करोड़ रोजगार तो सरकार दे ही नहीं सकती, इतना तो होता नहीं गवर्नमेंट में जॉब। हां, लोन के माध्यम से स्वरोजगार जो प्राइवेट में डेवलप होता है या अपने सेल्फ में डेवलप होता है, वो भी जब तक 2 करोड़ पैदा होता है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। मामला माइनस में चल रहा है, गाड़ी एकदम पीछे चल रही है। नतीजा यह है कि जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, तो ऑफिशियली उस समय 4 करोड़ गरीब थे, यानी 10% लोग गरीब थे। आज भारत की जनसंख्या 145 करोड़ हो गई है। आज की डेट में 81 करोड़ लोग गरीब हैं। 81 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ता है। तो पहले 10% गरीब थे, अभी 65% गरीब हैं। गरीबी बढ़ रही, घट रही है। अपराध बढ़ने का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। पानी नहीं मिल रहा है, पानी खत्म होता जा रहा है, ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। आपके सतना का भी ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा होगा। पानी नीचे जा रहा है, पानी तो दोबारा पैदा नहीं होगा ना, एक बार निकल गया तो निकल गया। जो पानी 100 साल चलना चाहिए था, वो 50 साल में खत्म हो जा रहा है। मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। एयर पोल्यूशन मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, वाटर पोल्यूशन मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, नॉइज पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। अगर आप समस्याओं के एनालिसिस करिए, चाहे जल जंगल जमीन की समस्या है, रोटी कपड़ा मकान की समस्या है, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, बढ़ते अपराध की समस्या, जितनी समस्या है उसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 33 करोड़ है, हम 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा, उसकी जनसंख्या 15 करोड़ है, हम 150 करोड़ हो चुके। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या हमसे 2.5 गुना ज्यादा, वहां 2.5 करोड़ जनसंख्या, हम 150 करोड़ हो चुके। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वो भी हमसे नीचे आ चुका है, वो भी हमसे कम हो गया, हम उसको भी क्रॉस कर चुके। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा, जनसंख्या 4 करोड़ है, हम 150 करोड़ हो चुके। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा, जनसंख्या 22 करोड़ है, हम 150 करोड़ हो चुके। गरीबी की बात होगी, भूखमरी की बात होगी, कुपोषण की बात होगी, प्रदूषण की बात होगी, सबकी बात होगी, लेकिन समस्या का मूल कारण क्या है, उस पर चर्चा नहीं होगी। जबकि मानव इतिहास में पूरी दुनिया में सबसे पहले हम दो, हमारे दो, सबके दो लागू करने वाले कौन है? भगवान। इसलिए पूरी दुनिया में जब गुड गवर्नेंस की बात होती है, तो कृष्ण राज्य की बात नहीं होती, किसी और राज्य की बात नहीं होती। किसकी बात होती है? राम राज्य। अगर हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो समाज जो करेगा करेगा, सरकार को तत्काल हम दो, हमारे दो, सबके दो लागू करना पड़ेगा। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं कानून बन जाएगा तो सब लोग फॉलो नहीं करेंगे। अरे हम करें 90% फॉलो कर लेंगे, 10% नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, 90% तो कर लें। और जब कानून कठोर होगा तो सब करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको सिटीजनशिप से जोड़ दीजिए, जो नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि भारत की नागरिकता ये तो फंडामेंटल राइट है, जो पैदा हो गया उसको नागरिकता मिल जाएगी। उसको बताना चाहता हूं, आर्टिकल 11 पढ़ लीजिए। आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है, ये सरकार की ड्यूटी है वो यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाए। हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत सुनते हैं, आर्टिकल 44 है कि समान नागरिक संहिता। उसके पहले आर्टिकल 11 है जिसमें लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड, कि सरकार एक सिटीजनशिप कोड बनाए, नागरिकता कानून बनाए, उसमें किस किस ग्राउंड पे किस टर्म्स कंडीशन पे सिटीजनशिप देनी है वो लिख दे, और किस टर्म्स कंडीशन सिटीजनशिप लेनी है वो भी लिख दे। आज तक दुर्भाग्यवश बना नहीं, इसलिए आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं। आज तक भारत में ना किसी जासूस की गई, ना गद्दार की गई, ना आतंकवादी की गई, ना अलगाववादी की गई, ना माओवादी की गई, ना नक्सली की गई, किसी की गई नहीं नागरिकता। जब नागरिकता गई नहीं तो कानून का खौफ कैसे पैदा होगा? जब कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तो अधर्म का नाश नहीं होगा।
राम राज्य से एक चीज हमें और सीखना चाहिए। मानव इतिहास में सबसे पहले समान शिक्षा व्यवस्था भगवान श्री राम ने लागू किया था। हालांकि उसके पहले लागू हो चुकी थी, उसके पहले राजा रघु ने किया था और व्यवस्था चल रही थी, क्योंकि दशरथ जी और सुमंत जी एक साथ पढ़े थे। दोनों के वर्ण अलग अलग थे। वो क्षत्रिय थे, सुमंत जी दलित थे, लेकिन चूंकि बैचमेट थे इसलिए उन्होंने बाद में उनको अपना महामंत्री बना लिया था। यह व्यवस्था पहले से चल रही थी। निषाद राज प्रयाग वाले दलित परिवार के थे, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़े थे। आज यह व्यवस्था है क्या? आज क्या हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि मंत्री और संतरी का बच्चा एक साथ स्कूल में पढ़ ले? पढ़ता है क्या? क्लर्क और कलेक्टर का बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है क्या? कांस्टेबल और कप्तान का बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है क्या? मजदूर और मालिक का बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है क्या? जब नहीं पढ़ता है तो सामाजिक समरसता कहां से आएगी? हम जिस सामाजिक समरसता को सोच रहे हैं, हम चाहते हैं समरस समाज की स्थापना हो, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरसुर नीति। उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि या तो हम राम राज्य से सीख लें और नहीं तो भारत के संविधान से सीख लें। आर्टिकल 21A जो लिखा है राइट टू एजुकेशन, उसको हमें उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा हमें, राइट टू इक्वल एजुकेशन। और ये संभव भी है। यहां बहुत सारे गुरुदेव बैठे हुए हैं, बहुत सारे मुझे लगता है शिक्षक भी बैठे होंगे यहां पे। भाई एक कानून है, राइट टू एजुकेशन है ना, चल रहा है। 8वीं तक सबके लिए शिक्षा अनिवार्य है। कहां से बना? पार्लियामेंट से। तो क्या करना है? इक्वल शब्द जोड़ दिया जाए, राइट टू इक्वल एजुकेशन हो जाएगा। अगर राइट टू एजुकेशन बन सकता है तो राइट टू इक्वल एजुकेशन नहीं बन सकता क्या? संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। सबको समान अवसर तभी मिलेगा जब सबकी एजुकेशन इक्वल होगी। और कुछ इक्वल हो चाहे ना हो, फर्नीचर इक्वल हो चाहे ना हो, फैसिलिटी इक्वल हो चाहे ना हो, चलो ठीक है, किसी के स्कूल में पंखा लगा हुआ है, किसी के स्कूल में एसी लगा हुआ है, वो तो चलेगा, लेकिन इस किताब अलग अलग क्यों होनी चाहिए? सिलेबस अलग क्यों होना चाहिए? यूपी बोर्ड अलग क्यों पढ़ाए, बिहार बोर्ड अलग क्यों पढ़ाए, सीबीएसई अलग क्यों पढ़ाए, आईसीएसई अलग क्यों पढ़ाए? जब सब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉमन हो रहा है, तो फिर अलग अलग बोर्ड क्यों, अलग अलग किताब क्यों? आप वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाइए। अगर वन नेशन वन रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है, तो वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? अगर वन नेशन वन टैक्स हो सकता है, तो वन नेशन वन सिलेबस नहीं हो सकता क्या? अरे भाई इतना ही तो है। गुजरात की भाषा अलग है, ठीक है, सिलेबस करिकुलम सामान रहेगा। गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़ लेगा, यूपी बिहार एमपी वाले हिंदी में पढ़ लेंगे। सिलेबस करिकुलम अलग अलग क्यों चाहिए? आज की डेट में इस गड़बड़ी के कारण नतीजा क्या हुआ? बिना कोचिंग किए आप ना नीट क्वालिफाई कर पा रहे हो, ना बिना कोचिंग किए आप जेई क्वालिफाई कर पा रहे हो, ना बिना कोचिंग किए एनडीए क्वालिफाई कर पा रहे हो, ना बिना कोचिंग किए बैंक में क्लर्क बन पा रहे हो आप। सारे अलग अलग बोर्ड पढ़ा रहे हैं, पूछा कुछ और जा रहा है, जो पूछा जा रहा है वो पढ़ाया नहीं जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है वो पूछा नहीं जा रहा है। अल्टीमेटली मजबूरी में कोचिंग भेजना पड़ रहा है। कितने माता पिता परेशान हैं। और जो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत में नफरत सिखाने वाले स्कूल भी चल रहे हैं। आप पेट्रोल के बगल में माचिस रख के आप ठंडक नहीं ले सकते। पेट्रोल के बगल में माचिस रहेगी तो आगजनी होगी। भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। भारत का संविधान कहता है देश की एकता अखंडता मजबूत होनी चाहिए। भारत का संविधान कहता है सबको भाईचारा होना चाहिए। तो वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो जाए, वन नेशन वन सिलेबस हो जाए, वन नेशन वन करिकुलम हो जाए, सब लोग 8वीं तक 10वीं तक समान शिक्षा ग्रहण करें और जो भारतीय संस्कृति को मजबूत करने वाले ग्रंथ हैं उनको पढ़ाया जाए। कुछ लोग आप ये सोच रहे होंगे कि संविधान का आर्टिकल 27 कहता है रिलीजियस बुक नहीं पढ़ा सकते, ऐसा भी कुछ लाके होंगे लोग सोच रहे होंगे।
भैया संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि रिलीजियस बुक नहीं पढ़ा सकते। संविधान का आर्टिकल 27 यह नहीं कहता कि धार्मिक किताब नहीं पढ़ा सकते। पहले रिलीजन और धर्म में अंतर समझिए।